Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbat sir, and we are going to study today our environmental studies book of class 5th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारी 5th क्लास की EVS बुक को. एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड द 9th लेसन एंड इट्स क्वेश्चन आंसर्स इन आवर प्रीवियस वीडियो. अपने पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 9th लेसन और इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स. आई होप यू हैव आल्सो कंप्लीटेड दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक. आपने भी अपनी नोटबुक में ये सभी क्वेश्चन आंसर्स 9th लेसन के कर लिए होंगे, आशा करता हूँ. एंड वी हैव टू स्टार्ट टुडे द 10th लेसन, और आज हमें स्टार्ट करना है हमारा 10th लेसन यानी 10वां लेसन. विच नेम इज, जिसका नाम है वाटर फ्लोज यानी पानी बहता है फ्रॉम अप साइड यानी ऊपर की साइड से, टुवर्ड्स यानी की ओर, डाउन साइड यानी नीचे की ओर. नीचे की ओर, टुवर्ड्स डाउन साइड का मतलब है नीचे की ओर. पानी बहता है ऊपर की साइड से नीचे की ओर. तो आप लोग जानते ही हैं कि वाटर जो फ्लो करता है या कोई भी जो लिक्विड होता है जो हमेशा अप साइड से डाउन साइड की ओर फ्लो करता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता है. आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को, जो कि है 10th लेसन हमारा. चिल्ड्रन, बच्चों, यू नो, आप जानते हैं, दैट यानी कि ड्यूरिंग रेनी सीजन यानी बारिश की सीजन के दौरान, वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ए वाटरफॉल, वाटर यानी पानी, फ्लोइंग यानी जो बहता है, फ्रॉम ए वाटरफॉल यानी होता है झरना, झरने से. बरसात के दिनों में जो पानी बहता है, फ्लो करता है, वाटरफॉल यानी झरने से, और रिवर यानी नदी से, गेट्स कलेक्टेड यानी गेट्स कलेक्टेड का मतलब है इकट्ठा हो जाता है. जो पानी बारिश के दिनों में नदी या झरने से बहता है वो गेट्स कलेक्टेड यानी इकट्ठा हो जाता है इनटू पॉन्ड यानी तालाब में आके इकट्ठा हो जाता है. इट मीन्स, इसका मतलब है, दैट यानी कि वाटर फ्लोज, पानी बहता है, डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर. इसका मतलब ये हो गया कि पानी जो है वो डाउनवर्ड्स फ्लो करता है यानी नीचे की ओर बहता है. वी यूज, हम उपयोग करते हैं, फ्लोइंग एंड पॉन्ड वाटर, बहते हुए, और पॉन्ड वाटर यानी तालाब के पानी का, बहते हुए पानी का और तालाब के पानी का, एवरीवेयर यानी हर जगह, इन आवर डेली लाइफ, हमारे रोजाना के जीवन में. हम पॉन्ड वाटर का भी उपयोग करते हैं यानी इकट्ठे हुए पानी का भी उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, और फ्लोइंग वाटर जो पानी बहता है उसका भी यूज करते हैं. नाउ देयर आर 2 क्वेश्चंस हियर डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ गए हैं लेसन के स्टार्टिंग में ही. ये आपको रिटर्न वर्क में करने हैं. थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं. क्वेश्चन नंबर 1, एट विच प्लेस, कौन से स्थान पर, हैव यू सीन, तुमने देखा है, वाटर फ्लोइंग यानी बहता हुआ पानी. यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, फ्लोइंग वाटर यानी बहता हुआ पानी, इन रिवर यानी नदी में, कैनाल यानी नहर में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स यानी कृषि युक्त खेतों में यानी खेती के मैदानों में यानी खेतों में, एटसेट्रा आदि, यानी इन जगह पर हम फ्लोइंग वाटर को, बहते हुए पानी को देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, इट इज क्वेश्चन नंबर 2, एट विच प्लेसेज, कौन से स्थानों पर, अराउंड यू यानी तुम्हारे चारों ओर कौन से स्थानों पर, एट विच प्लेसेज, यू हैव सीन, तुम देख चुके हो, फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी को, बीइंग यूज्ड यानी उपयोग करते हुए, उपयोग होते हुए, बीइंग यूज्ड यानी उपयोग होते हुए, अपने आसपास बहते हुए पानी को उपयोग होते हुए, बीइंग यूज्ड यानी उपयोग होते हुए आप कहां पर देख चुके हो. तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं. वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, द फ्लोइंग वाटर यानी बहता हुआ पानी, बीइंग यूज्ड यानी उपयोग होते हुए, इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स यानी खेती के मैदानों में या खेतों में,
कैनाल यानी नहर में, एंड रिवर यानी नदी में, एटसेट्रा यानी आदि। इन सब जगहों पर बहते हुए पानी का उपयोग किया जाता है। खेतों में भी जो पानी बहता है उसका उपयोग किया जाता है, नहरों में जो पानी बहता है वो भी उपयोग किया जाता है, और रिवर यानी नदी में जो पानी बहता है उसका भी उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम इन जगहों पर फ्लोइंग वाटर को बीइंग यूज्ड यानी उपयोग होते हुए देख चुके हैं। तो 1 और 2 क्वेश्चन आपको ये करने हैं कैप्शन लगाते हुए। लेसन का जो नेम है वो काफी बड़ा है, तो आपको 2 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप जब रिटर्न वर्क करेंगे तो लेसन का नंबर भी मेंशन करना है। लेसन का ये जो नेम है वो काफी बड़ा है, इसलिए 1 लाइन में नहीं आ पाएगा, इसलिए यू हैव टू ड्रॉ 2 लाइन्स ऑन द अपर साइड ऑफ द न्यू पेज, नए पेज पर जहां से आप शुरू करना चाहते हैं लेसन को, वहां पर रेड लाइन के ऊपर आपको थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए 2 लाइन ड्रॉ करनी है, और तब आपका ये लेसन नेम जो है वो आप मेंशन कर पाएंगे। और उसके बाद में ये कैप्शन आप नोट करते हुए थिंक एंड टेल, क्वेश्चन का नंबर लगाते हुए, क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए, और हर क्वेश्चन आंसर्स के बाद 1 लाइन लीव करते हुए अपना ये वर्क करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। वाटर इन फील्ड्स यानी पानी खेतों में। फील्ड्स यानी खेत होते हैं, खेतों में पानी। इफ यानी यदि, इट रेन्स एनफ यदि यह बरसता है, एनफ यानी पर्याप्त, यदि ये पर्याप्त बरसता है यानी यदि बारिश पर्याप्त होती है। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो पानी की शॉर्टेज नहीं रहती, शॉर्टेज यानी कमी, तो पानी की शॉर्टेज या कमी नहीं रहती अगर पर्याप्त पानी बरसता है तो। इन फील्ड्स यानी खेतों में, फॉर एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए। अगर पर्याप्त बारिश हो जाती है तो खेतों में, खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए शॉर्टेज नहीं रहती पानी की। बट लेकिन इफ इट इज डज नॉट रेन, इफ यानी यदि, इट यानी यह, डजंट यानी डज नॉट रेन यानी नहीं बरसता है। यदि बारिश नहीं होती है और इट रेन्स लेस, या ये कम, लेस यानी कम बारिश होती है, देन तो फिर तो द क्रॉप्स नीड एक्स्ट्रा वाटर, तो क्रॉप्स को यानी फसलों को नीड यानी जरूरत होती है एक्स्ट्रा वाटर यानी अतिरिक्त पानी की। अगर बारिश नहीं होती या कम बारिश होती है तो जो क्रॉप्स होती है, फसलें होती है, उनको एक्स्ट्रा वाटर की नीड होती है। दिस इज कॉल्ड इरिगेशन, इसको इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, तो सिंचाई करनी पड़ती है खेतों की। अगर बारिश का पानी सफिशिएंट रेन्ड हो रहा है, बरस रहा है, तो फिर एक्स्ट्रा वाटर की नीड नहीं होती खेत में। लेकिन अगर लेस रेन हुआ है, कम बारिश हुई है, या फिर नो रेन हुआ है, नहीं बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, तो हमें इरिगेशन करना पड़ता है, हमें सिंचाई करनी पड़ती है। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। फिर से यहां पर 3 क्वेश्चंस है। देयर आर 3 क्वेश्चंस अगेन हियर। थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द सोर्सेज, क्या सोर्सेज हैं। सोर्सेज का मतलब है स्रोत, जहां से कोई चीज मिलती है वो सोर्स कहलाता है, स्रोत कहलाता है। व्हाट आर द सोर्सेज, क्या वो सोर्सेज हैं, क्या वो स्रोत हैं, ऑफ वाटर यानी पानी के। पानी के वो कौन से सोर्सेज हैं, कौन से स्रोत हैं, फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए। तो आपको यहां से जो आंसर लिखना है, यहां से स्टार्ट करना है। देखिए, कैनाल्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, अंडरग्राउंड वाटर एटसेट्रा। ये मत लिखना, आप फ्रॉम मत लिखना, मैं आपको ये वाला आंसर और क्वेश्चन में से ऐड कराऊंगा थोड़ा। तो आप यहां से स्टार्ट करना। कैनाल्स यानी नहरें, रिवर्स यानी नदियां, पॉन्ड्स मीन्स तालाब, अंडरग्राउंड वाटर यानी जमीन के अंदर का पानी, एटसेट्रा आदि। फिर आप ये ऐड कर देना, एटसेट्रा आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, ये पानी के सोर्सेज हैं फॉर इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने उधर से आंसर बताया है वो आपको लिखना है, और उसके बाद में यहां आर से इसको ऐड कर देना आंसर में, तो आपका एक अच्छा आंसर बन जाएगा। फुल स्टॉप लगा देना लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, किसी चीज को बांटना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना कहते हैं।
जैसे स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अपन जो नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं, रिपब्लिक डे और फ्रीडम डे, उसमें प्रोग्राम के बाद में हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यानी पुरस्कार वितरण। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वितरण। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यदि पानी का वितरण, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल, समान नहीं है, अगर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल यानी समान नहीं है इन द होल फील्ड, पूरे खेत में, यानी एक जैसा पानी अगर पूरे खेत में नहीं जा रहा है, असमान रूप से जा रहा है, कहीं पर तो ज्यादा पानी जा रहा है खेत में, कहीं बिल्कुल नहीं जा रहा है, कहीं कम जा रहा है, इस तरह से अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पूरे खेत में वाटर का, व्हाट वुड बी इट्स इफेक्ट, तो इसके इफेक्ट यानी प्रभाव क्या हो सकते हैं ऑन क्रॉप्स यानी फसलों पर। तो पानी अगर पूरे खेत में एक समान नहीं जा रहा है तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं फसलों पर। यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इफ वाटर डज नॉट रीच इक्वली, यदि पानी नहीं पहुंचता है इक्वली यानी समान रूप से खेत में, द क्रॉप विल बी बैडली इफेक्टेड, द क्रॉप यानी फसल, विल बी बैडली अफेक्टेड यानी बैडली यानी बुरी तरह से, अफेक्टेड यानी प्रभावित, विल बी यानी हो जाएगी। अगर पूरे खेत में इक्वली वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, द क्रॉप विल बी बैडली अफेक्टेड, तो क्रॉप जो है वो बैडली अफेक्टेड यानी बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। एट सम प्लेसेज, कुछ स्थानों पर, द क्रॉप विल सबमर्ज, कुछ स्थानों पर क्या होगा, द क्रॉप विल सबमर्ज यानी जो फसल है वो विल सबमर्ज यानी डूब जाएगी। जहां पर ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा खेत में, वहां पर सबमर्ज यानी डूब जाएगी। ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर, पानी के अत्यधिक के कारण, एक्सेस यानी अत्यधिक मात्रा, पानी की अत्यधिक मात्रा के कारण कुछ स्थानों पर फसल यानी क्रॉप जो है वो विल सबमर्ज्ड यानी डूब जाएगी, और बाकी के हिस्सों में क्या होगा, एंड एट सम अदर प्लेसेज, और कुछ दूसरे स्थानों पर, द क्रॉप विल गेट ड्राइड, जो क्रॉप यानी फसल है विल गेट ड्राइड यानी सूख जाएगी, ड्राई यानी होता है सूखना, विल गेट ड्राइड यानी सूख जाएगी। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की शॉर्टेज के कारण, पानी की कमी के कारण। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर पूरे फील्ड में, पूरे एग्रीकल्चरल फील्ड में अगर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हुआ तो उसके क्या इफेक्ट होंगे अपने खेत पर। कहीं तो फसल डूब जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी, और कहीं पर ड्राई हो जाएगी यानी सूख जाएगी। ये जो आंसर है ये आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। व्हाट यानी क्या, शुड यानी चाहिए, वी यानी हमें क्या करना चाहिए। वी डू, व्हाट शुड वी डू, सो दैट यानी ताकि, हमें क्या करना चाहिए ताकि, द वाटर रीचेज ताकि पानी पहुंचे, द होल फील्ड पूरे खेत में। प्रश्न क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि पानी जो है वो पूरे खेत में पहुंचे। तो यहां पर कुछ उपाय हमें लिखने होंगे जिनके द्वारा पानी पूरे खेत में पहुंच जाए। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं हम। वेयर्स का मतलब होता है मेड़। मेड़ क्या होती है, जो खेत के चारों ओर मिट्टी की दीवार होती है उसको मेड़ कहते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में वेयर्स कहते हैं। वेयर्स और ऑब्स्ट्रक्शंस मतलब होता है बाधा, किसी चीज को रोकने के लिए जैसे कोई दीवार बना दी या मिट्टी की दीवार बना दी, उसको बाधा कह सकते हैं हम। बाधा किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन यहाँ खेत में जब बाधा की बात होगी तो वही मिट्टी की दीवार की बाधा होगी। और जगहों पर अन्य प्रकार की बाधाएं भी हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शंस यानी बाधाएं। वेयर्स और ऑब्स्ट्रक्शंस, मेड मिट्टी की दीवार या मिट्टी की बाधा, शुड बी मेड बनाई जानी चाहिए, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर पानी के बहाव यानी फ्लो को चेक करने के लिए, कि पानी का जो फ्लो है वो पर्याप्त है कि नहीं है। इसके लिए क्या करना, बीच बीच में मिट्टी की दीवारें बना देंगे। अगर वो पानी उन दीवारों को पार कर रहा है
तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ पानी का फ्लो सफिशिएंट है, पर्याप्त मात्रा में पानी का प्रेशर आ रहा है और ये पानी लास्ट तक पहुंच जाएगा। तो मिट्टी की दीवारें ऑब्स्ट्रक्शंस या फिर जो वेयर्स है यानी मेड़ बना करके हम वाटर के फ्लो को चेक कर सकते हैं कि उसका फ्लो कितना है। एक तो ये कर सकते हैं हम। और एंड टेम्परेरी स्मॉल बेड्स, और टेम्परेरी यानी अस्थाई, यानी टेम्परेरी किसको कहते हैं? अस्थाई, जो परमानेंट नहीं होता, जो पक्का नहीं होता, कच्चा जो होता है उसको टेम्परेरी कहते हैं। एंड टेम्परेरी स्मॉल बेड्स, और अस्थाई या कच्चे छोटे छोटे बेड्स का मतलब है कुंडियां। वैसे बेड यानी बिस्तर होता है, यहां पर बेड का मतलब है ऐसे ही मिट्टी की कुंडी बना दी बीच में। एंड टेम्परेरी स्मॉल बेड्स, और अस्थाई स्मॉल बेड्स यानी छोटे छोटे कुंडियां बना दी, शुड बी मेड, बनाई जानी चाहिए, इन द फील्ड, खेत में इस तरह की छोटी छोटी कुंडियां बनाई जानी चाहिए। सो दैट यानी ताकि वाटर रीचेज, पानी पहुंचता है, इन द होल फील्ड, ताकि पूरे खेत में पानी पहुंच सके। बीच बीच में कुंडियां बना देंगे तो वो भर जाएगी कुंडियां, तो फिर अपन उसको और आगे कर सकते हैं पानी को। तो इस तरह के उपाय किए जा सकते हैं ताकि पानी जो है वो पूरे फील्ड में जाए, पूरे खेत में जाए, कोने कोने में पहुंचे। इसके लिए ये कुछ जो उपाय है, वो जो एफर्ट्स हैं वो हम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज 5 क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। आफ्टर मेंशनिंग द लेसन्स नेम एंड इट्स नंबर, you have to do the think and tell and question number 1 and 2, then again think and tell, then question 1, 2 and 3. I have given 5 questions from this page first. ये जो पेज फर्स्ट है इस लेसन का, उससे मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दे दिए हैं। आइए कुछ थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पर रीड कर लेते हैं, लेकिन आगे तुरंत फिर 5-6 क्वेश्चन और आ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि 5 क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, इसलिए मैं आगे के क्वेश्चंस आपको देना नहीं चाह रहा। तो ये कुछ ड्राइंग पिक्चर्स है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन। प्रोवाइडिंग वाटर टू फील्ड्स, प्रोवाइडिंग यानी प्रदान करना या देना, वाटर यानी पानी, टू फील्ड्स यानी खेतों को, खेतों को पानी प्रदान करना या खेतों को, फील्ड्स को वाटर प्रोवाइड करवाना। देखिए यहाँ पर कैसे कैसे पानी को उपलब्ध करवाया जा रहा है खेत के लिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फव्वारा चल रहा है। आपने खेतों में फव्वारे चलते हुए देखे होंगे, उनको इंग्लिश में स्प्रिंकलर कहते हैं। स्प्रिंकलर यानी होता है फव्वारा। खेतों में जो सिंचाई होती है, जो इरिगेशन होता है, वो कई प्रकार से होता है, कई मेथड से होता है। यहाँ पर एक मेथड है फव्वारे वाला मेथड, इसको स्प्रिंकलर कहते हैं फव्वारे को इंग्लिश में। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, फव्वारा सिंचाई सिस्टम, फव्वारे वाला सिंचाई सिस्टम है ये। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, देख पा रहे हैं आप, ये फव्वारे चल रहे हैं और इन फव्वारों से सिंचाई होती है, इरिगेशन होता है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप देख पा रहे हैं, ट्यूबवेल में से, पाइप में से पानी गिर रहा है और आगे खेत में जा रहा है। यहां लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग वाटर यानी पानी को प्रदान करना, टू द फील्ड्स यानी खेतों को, खेतों में पानी इस तरह से जा रहा है। यहां पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, इरिगेशन यानी सिंचाई थ्रू ए ट्यूबवेल, एक ट्यूबवेल के द्वारा। देखिए यहां पर ये डीजल का पंप लगा हुआ है, ये डीजल पंप है, इसमें डीजल डाल के इसको चलाते हैं तो अंदर से कुएं में से पानी निकलता है और वो पानी फिर आगे बढ़ता है, खेत में जाता है। ये वाला शायद इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, बिजली से चल रहा है। बिजली की सबमर्सिबल पंप आते हैं जो पानी में डूब जाने के बाद भी पानी को ऊपर फेंकते हैं, तो पाइप में उनको लटका दिया जाता है और वो नीचे से फिर पानी ऊपर फेंक देते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, आजकल सोलर से भी चलते हैं, सौर ऊर्जा से भी सबमर्सिबल पंप आजकल चलते हैं। तो ये वाटर जो आ रहा है ये मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है, और ये जो वाटर है वो ये डीजल पंप लगा हुआ है यहाँ पर, उससे बाहर आ रहा है कुएं में से। इरिगेशन यानी सिंचाई थ्रू ए ट्यूबवेल, ट्यूबवेल के द्वारा एक सिंचाई हो रही है, यूजिंग मोटर एंड पाइप। यहाँ मोटर लगी हुई है और पाइप लगा हुआ है। मोटर तो नहीं है यहाँ पर, तो डीजल पंप लगा हुआ है,
ये मोटर वाला सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। तो किस किस प्रकार से कैसे कैसे इरिगेशन किया जाता है, सिंचाई की जाती है, यहाँ हमने इन पिक्चर्स के थ्रू हमने समझने की कोशिश की। और अब आगे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं तो वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपको आज दे चुका हूँ 5 क्वेश्चंस, 1, 2 and 3, 4, 5। यू हैव टू डू दीज 5 क्वेश्चंस इन ए गुड हैंड राइटिंग। इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देता हूँ आपको, ताकि आप अच्छी हैंड राइटिंग में करें और उनको लर्न भी करें, साथ में दोनों काम आप करें। इसलिए मैं लिमिटेड ही आपको हर वीडियो में क्वेश्चन देता हूँ, ताकि ये सारा काम अप टू डेट आपका चलता रहे। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो नाउ। सी यू एंड बाय।